बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज़ राबिया ज़फ़र। आप देख रहे हैं ZN न्यूज़ और हमारे साथ हैं ज़फ़र नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम की तरफ बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आज कौमी असम्बली के इजलास में तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पेश हो गई और उस पर बहस 31 मार्च को होगी। दूसरी बड़ी ब्रेकिंग, उस्मान बुज़दार से वज़ारत आला का इस्तीफ़ा ले लिया गया और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को पंजाब की वज़ारत आला देने का ऐलान कर दिया गया और परवेज़ इलाही साहब ने ये ऑफ़र कबूल भी कर ली। इस पर बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे कि MKM क्या करने जा रही है। तीसरा बात करेंगे, बाप पार्टी के 5 में से 4 अरकान ने अपोजिशन के साथ देने का ऐलान कर दिया। चौथा, सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस में मुमकिना फैसला क्या हो सकता है। ये आज के हमारे टॉपिक्स हैं। पर टॉपिक्स पर आने से पहले ऑपोजिशन की नंबर गेम पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये आई थिंक सबसे ये आज आपकी जितनी भी न्यूज़ हैं सारी ब्रेकिंग हैं, सारी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं और ये आप नंबर ज़रा डिस्कस करें। थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऑपोजिशन के पास क्या नंबर गेम है। आज कौमी असम्बली में ऑपोजिशन के 161 अरकान प्रेजेंट थे। मजीद कितने आने के चांसेस हैं? सही, ये वैसे नंबर गेम बड़ी दिलचस्प नंबर गेम है। आपके पास क्या इतलात हैं? मेरे पास तो बाप के 4 अरकान हैं जिन्होंने आज ये कर लिया। तो आप अगर 161 के साथ 4 को प्लस कर लें तो ये कितने हो गए? 165। ठीक है। और इसके अलावा क्या? तारिक चीमा साहब ने आज तारिक चीमा साहब ने आज इस्तीफा दिया है जनाब मिनिस्टर। इसको तो हम बड़ा डिस्कस भी करते हैं ना। और उन्होंने कहा है कि 1000% कन्फर्म है कि मैं इमरान खान के खिलाफ वोट दूंगा। तो जिसने खुद कह दिया, खैर और भी बहुत बड़ा फड्डा है कि वो लीग में, वो अभी डिस्कस हम करते हैं। लेकिन तारिक चीमा साहब ने तो टीवी पे, उनका तो कन्फर्म है ना, उन्होंने टीवी पे आके ऐलान कर दिया। तो ये हो गया कितने? 166। ठीक है। और आजाद अरकान, अली नवाज सिंध से, सही बात है, असलम भोतानी बलोचिस्तान से। असलम भोतानी साहब ने तो टीवी पे आके भी कह दिया कि मैं जरदारी साहब को भी नाराज नहीं कर सकता। आज मेरी शहबाज शरीफ साहब से भी बात हुई है। तो ये कितने हो गए? 167 है ना। ठीक है ना। अब जरा गिनते आइएगा जरा आप। 100 नहीं सॉरी, ये 166 तक तो आपने, हाँ 168 यानी 168 हो गया। ठीक है। 2 हमारे पास खबरें कि GDA के अरकान, ये अच्छा मेरे लिए भी बहुत बड़ी एक ब्रेकिंग थी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग कि मुझे जब किसी ने फ़ोन करके बताया कि फहमीदा मिर्ज़ा साहबा तो हो नहीं सकती, ठीक है ना, लेकिन वो गौस बख्श मेहर साहब और दूसरी खातून हैं वो गालिबन सायरा बानो, मिस सायरा बानो, वो कह रही हैं कि वो जनाब, तो मैं दो दफ़ा उनसे सवाल किया। मैंने कहा जनाब आप ये क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा आप देख लीजिएगा। तो ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइज़ था कि उन्होंने कहा कि जी GDA के जो लोग हैं ना ये 2, अच्छा आप अगर इसको शामिल करते हैं GDA के तो 170। अच्छा एक मिनट, एक बड़ी दिलचस्प, इसके अलावा आपके पास कोई नंबर है या अली वजीर साहब? अच्छा हाँ एग्जैक्ट। आज एक और भी तो नहीं आया ना पीपल्स पार्टी के अब्दुल करीम बजाड़ साहब, वो भी तो नहीं है। उनको भी तो उन्होंने उसी वक्त लाना है और उनकी बेल हो चुकी है, बेल तो उनकी हो चुकी है और उसी वक्त उनको लाना है। अगर एक वो भी आ जाते हैं और अली वजीर साहब, अच्छा अली वजीर साहब का आप मुझसे डिस्कस कर रही थी कि वो तो हैं जेल में और स्पीकर ने तो उनका प्रोडक्शन आर्डर जारी करना नहीं। तो मैंने भी कुछ थोड़ी बहुत क्यूरियासिटी मुझे भी थी कि मैंने भी हिसाब किताब लगाया। तो मुझे किसी सियाने ने बताया कि नकवी साहब, भाई हम तो सादा से बंदे हैं ना, लेकिन बड़े सियाने लोगों से बातें करते हैं, तो कहते हैं कि जनाब नकवी साहब आप ये भी तो देखें कि पेरोल भी तो एक कानूनी चीज़ है और वो इस वक्त सिंध में कैद हैं और सिंध की हुकूमत किन की है? पीपल्स पार्टी की है। और पेरोल भी एक कानूनी चीज़ है। भाई हर बंदा हर हरबे इस्तेमाल कर रहा है ना, तो अगर खान साहब इतने हरबे इस्तेमाल करेंगे तो वो भी करेंगे। तो ये जनाब पेरोल पे कह रहे हैं कि उनको रिहा किया जा सकता है और उसी दिन लाया भी जा सकता है कि जिस दिन गिनती होगी। तो ये वाली सूरत हाल तो है। वजीर साहब को मिला के 171। अच्छा 171। लेकिन अब साथ ये भी तो खबरें हैं कि काफ लीग में बहुत बड़ी फूट पड़ गई है। लेकिन साथ ये याद रखना है कि ये जो सारे अरकान हैं ये मुनहरिफ के अलावा हैं। मुनहरिफ के अलावा आपके अपोजिशन के पास 172 तकरीबन पूरे हो रहे हैं। मुनहरिफ, अभी मुनहरिफ को तो शामिल ही नहीं किया ना, उस पर तो हम बड़ी लंबी डिबेट करते हैं ना मुनहरिफ अरकान पर। तो ये उसके हमारे पास 171 का नंबर आ रहे हैं। तो आ जाते हैं अपने पहले सवाल पे जो आज की बड़ी ब्रेकिंग दी रही
टीवी चैनल्स पर कि वसीम अकरम प्लस इमरान खान के चहीते उनसे इस्तीफा ले लिया गया। बिल्कुल, इस्तीफे का कल भी मैंने बताया था, कुछ और दोस्त भी बता रहे थे कि इस्तीफ़ा तो उनसे जहाज़ में ले लिया गया था बेचारे से। अच्छा, बड़ी बात है कि खान साहब कहते थे जब तक मैं रहूँगा तब तक ये रहेंगे, जब तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उस्मान बुज़दार आप रहेंगे, आप हमारे वसीम अकरम प्लस हैं। और वो जो सुनते थे कि ऐन से लड़ी जुड़ी है, ऐन से आरिफ अलवी, ऐन से इमरान खान और ऐन से उस्मान बुज़दार, उसी लड़ी को तोड़ दिया है। खैर से आज मरीम नवाज़ साहबा ने भी कहा है, उससे पहले मैंने ट्वीट किया था, मैंने कहा कि बंदरिया की वो कहते हैं ना, वो एक कहावत है ना इस तरह से ना, वो या एक वाक़या है कि बंदरिया के पैर जले थे तो उसने अपने बच्चों पर पैर रख दिया था, यानी अपने बच्चे नीचे दे दिए। तो खैर से माशाल्लाह खान के पैर जले हैं तो उन्होंने उस्मान बुज़दार पर पैर रख दिया है, उस्मान बुज़दार की बलि चढ़ा दी है उसकी। वो जिनकी वो कहते थे कि वो उनको सब कहते रहे कि भाई आपने सत्यानाश करवा दिया सूबे को, ये वसीम अकरम प्लस है हमारा, इसको तो हमने हटाने नहीं। अच्छा, बड़े मज़े की बात है, आज बहुत सारे कौम यूथ के लोग बड़े मायूस हैं और मैं एक बहुत बड़े यूथिया का ट्वीट देख रहा था। अब वो उस हिसाब से, खैर मैं नाम ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, हमारे वैसे भी मीडिया के दोस्त हैं, इमरान रियाज साहब, उन्होंने कहा मेरा ज़ाती ख्याल अगर पूछें तो खान साहब के लिए बेहतर था कि खैर चौधरी परवेज़ इलाही को न बनाते, इनकी हुकूमत गिर जाना बेहतर था। इसके अलावा भी बहुत बड़ी ब्रेकिंग आने वाली हैं। अभी तो 2 दिन हैं, यहाँ तो 2 घंटों में बहुत कुछ हो रहा है, अब 2 दिनों में तो बहुत बड़ी बात है। आज 29 हो गई, 29 और फिर 30, 31 को इजलास है और वो भी 4 बजे। सवाल तो ये है ना कि ये कुर्बानी देने के बाद भी क्या हुकूमत एग्जैक्टली क्या हुकूमत बच जाएगी? मुझे नहीं लगता कि हुकूमत बच जाए, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब के अपने घर में भी फटा पड़ गया है, आपको पता है। तारिक बशीर चीमा साहब तो खुल के सामने आ गए, बाकी चौधरी शुजात साहब वो भी, और वो लोग कह रहे हैं कि ये फटा आज का नहीं, सिर्फ सियासी फटा नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही आपको पता है बड़ा ही शातिर इंसान है, उसने जिस तरीके से वो किया, वो पार्टी पे भी उसी तरह से कब्जा और बाकी बिजनेसेस पे और बाकी सारा कुछ, वो बहुत सारे अंदर के ज़राए बता रहे हैं कि जनाब वो और उसके बेटे ने अपना कब्जा जमाने की कोशिश की, और फिर साथ उसका रिजल्ट ये निकला कि तारिक बशीर चीमा साहब भी अलग हो गए, फिर सालिक साहब भी अलग हो गए। चौधरी सालिक साहब वो चौधरी शुजात साहब के फर्जंद हैं, हुसैन इलाही साहब, चौधरी वजाहत साहब, चौधरी वजाहत साहब तो नाराज़ होकर चले गए, और वो एक खातून है फरा साहबा उनका नाम है ना, वो भी, तो 4 मेंबर अब एक तरफ हैं और मुनीस इलाही साहब अकेले एक तरफ हैं। परवेज़ इलाही साहब तो वहाँ है ना। अब लगेगा पता कि परवेज़ इलाही साहब, मुझे बड़े एक अंदर के बंदे ने बताया है, मुझे एक काफ लीग के बंदे ने बताया, अब नाम मैं नहीं बता सकता, वो कहते हैं नकवी साहब 4 यहाँ अलग हुए हैं, 5-6 मेंबर, आपका क्या ख्याल है वो जो 10 अरकान क्यू लीग के हैं पंजाब में, वो 10 के 10 चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ चले जाएंगे? नहीं, वो इस तरह से नहीं होगा, उनमें से भी 5-6 तो चौधरी शुजात साहब की तरफ आएंगे, आप देख लीजिएगा। तो जिनके अपने नहीं वो फिर और उनका कौन मानेगा? ये तो मुस्लिम लीग नून क्या पता खेल सकती है? मुस्लिम लीग नून अब ये है कि वो बहुत सारे पत्ते खेल सकती है। मुस्लिम लीग नून का मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने, मैंने भी कुछ लोगों से बहुत ही, आपको पता है आपके सामने ही मैंने बात की थी और बहुत क्लोज्ड सर्कल से बात की थी, तो जावेद लतीफ़ साहब भी टीवी पे आके कह गए कि क्या हम फिर हम पता नहीं खेलेंगे, हम चुप बैठे रहेंगे, क्या हम, अब हमारी बारी है, क्या हम फिर अलीम खान हमारा उम्मीदवार नहीं हो सकता? तो भाई अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी थोड़ा सा सब्र करें। तारिक बशीर चीमा साहब ने खुद कहा है कि ये मुझे लगता है कि परवेज़ इलाही के खिलाफ कोई साजिश हो गई है। तो उनसे पूछा गरीदा साहबा के शो में, उन्होंने कहा कि साजिश कैसे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, आप देख लीजिएगा कि ये कहेंगे कि अगर परवेज़ इलाही साहब उनको टास्क दिया गया ना कि आप जहांगीर तरीन को भी बनाओ, अलीम खान को भी बनाओ, चीना ग्रुप को बनाओ, सबको बनाओ, ठीक हो गया ना? वो कहते हैं अगर वो पहले तो वो हार जाएंगे, ठीक है ना, और ये सिर्फ से ये कहेंगे कि जनाब देखा है, ये तो इनको बड़ी शौक चढ़ा था जनाब कि मैंने वज़ीर आला बनना है, और अब ये देखें वो बन ही नहीं सकते, इनको कोई वोट ही नहीं देता। तो कहते हैं ये परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ एक साजिश हुई है। अब देखें बड़ी बात, अभी तो बहुत कुछ पत्ते सामने आएंगे, अभी तो बहुत, अगर ये मरकज़ की न बची, जो कि इस वक्त तक तो खुद PTI के लोग कह रहे हैं कि मरकज़ की हुकूमत अभी हमें बचती नहीं नज़र आती, तो
तो मरकज़ की ना बची तो फिर क्या होगा, फिर क्या सूरत। अच्छा अभी आपको मैं एक और बात बताऊं, ये इस्तीफ़ा तो उस्मान बुज़दार साहब ने वज़ीर आज़म साहब को दिया है ना ये गया है स्पीकर के पास और ना ये गया है गवर्नर के पास। इस्तीफ़ा तो कहीं गया नहीं है प्रॉपर फोरम पर, ठीक हो गया ना। तो इस्तीफ़ा तो अभी कहीं नहीं गया, तो इस्तीफ़ा को उसका प्राइम मिनिस्टर ने कबूल करना है, वो तो उधर कबूल होना है पंजाब में, तो वो प्रॉपर फोरम है। अब मसला ये है कि वो ये क्या होगा कि पहले होगा परवेज़ इलाही को बनाना या पहले यहाँ पे होगा, और परवेज़ इलाही क्या बन पाएंगे? क्या जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप उनका साथ देंगे? वो अलीम खान जो कहते हैं मुझे नहीं बनाया और उस्मान बुज़दार को बनाया, अब जब बारी हुई तब उसको बना रहे हैं। ये बड़ी बातें हैं भाई, अभी थोड़ा सा हौसला रखें। अभी कौमी यूथ ने मिठाइयाँ खानी है, वो खुद नहीं मिठाइयाँ खा रहे अभी तक, वो कह रहे हैं हम तो मिठाई नहीं खाते चौधरी परवेज़ इलाही को बनाने की। आ जाते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ पर। आज MQM का हुकूमती वफद से उनकी मुलाकात हुई और अपोजिशन के साथ भी हुई है। हाँ बिल्कुल, शाहजेब खानजादा के साथ वसीम अख्तर का इंटरव्यू बहुत कुछ बता गया भाई। MQM ने 3 मुतालबात हुकूमत के सामने रखे। सही बात है कि अगर 5 सीटों वालों को वज़ारत आला दी जा सकती है तो हमारे मुतालबात क्यों नहीं? अच्छा वो मुतालबात पता क्या है? वो मुतालबात ये है कि जनाब 100 बंदे हमारे मिसिंग हैं, उनको हाजिर करो। भाई वो हुकूमत कैसे हाजिर करे? वो किन के पास है? वो हुकूमत के पास तो है नहीं, आपको पता है, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा दफातर खोलने का अख्तियार हुकूमत के पास कब है? अगर हुकूमत के पास होता तो वो पहले उनके इत्तेहादी थे, वो उन्होंने तो जब मुआहिदा किया था उसमें भी लिखा था यही, और बार बार वो कहते थे हमारे दफातर खोलो। अगर हुकूमत के अख्तियार में होता तो उनके दफातर न खोल लेती। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे मुकदमात भी वापस लो। अब मुकदमात तो हैं सिंध हुकूमत के पास और मुकदमात तो हैं अदालतों में, वो कैसे वापस लेंगे? बात तो ये है ना, एक बड़ी उन्होंने भी तुरक का पत्ता खेला है ना। अब मैं आपको बताऊं हुकूमत ने क्या किया है MQM के साथ। अच्छा MQM ने तो फौरी वो फैसला किया नहीं जो परवेज़ इलाही ने किया, और परवेज़ इलाही साहब जब घर पे आए तो उनका फड्डा पड़ गया और अभी तक भी फड्डा पड़ा हुआ है। हालांकि पहले हम सुन रहे थे कि सारी जो इत्तेहादी पार्टीज हैं वो इकट्ठा अपना फैसला एग्जैक्टली ये वसीम अख्तर साहब ने आज कहा है ना। अच्छा फिर अब वसीम अख्तर साहब कहते हैं कि हमें तो चौधरीयों ने ये कहा था, चौधरी परवेज़ इलाही को उन्होंने नाम लेके कहा है कि जी हमने इकट्ठा फैसला किया, और अब पता चला है कि मौसूफ वहाँ से हल्फ लेने जा रहे हैं। तो अब क्या ये सूरत हाल क्या है कि इस तरह से भी होता है? वो काफ़ी गुस्से में थे, आपने खुद देखा वो इंटरव्यू हमने शाहजेब खानजादा साहब के साथ। अब उसके बाद जनाब वो चौधरी, अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने उनको ऑफ़र की मिनिस्ट्री एक और पोर्ट एंड शिपिंग की। अपोजिशन ने पोर्ट एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री भी ऑफ़र कर दी। अपोजिशन ने उनको सिंध की गवर्नरशिप भी ऑफ़र कर दी। अपोजिशन ने उनको, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत सिंध में आधा दर्जन के करीब मिनिस्ट्रियां भी ऑफ़र कर दी। अपोजिशन ने यहाँ मिनिस्ट्री भी एक 2 और मिनिस्ट्री भी उनको ऑफ़र कर दी। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जो उनको हुकूमत देने की पोजीशन में है, ठीक है ना, उससे कहीं ज़्यादा अपोजिशन देने की पोजीशन में है। तो अब MQM जो फैसला करेगी अपना, वो तो सोच समझ के करेगी ना। उन्होंने कोई चौधरी परवेज़ इलाही की तर्ज पे फैसला थोड़ी करना है, या उन्होंने कोई चौधरी परवेज़ इलाही से पूछ के फैसला थोड़ी करना है। अब वो तो करेंगे ना फैसला भाई, हाँ यार अब अपोजिशन से उन्होंने जो हुकूमत से मुज़ाकरात, उन्होंने हुकूमत से टाइम मांग लिया और ने कहा कि जी हम बाद में बताएंगे। उसके फ़ौरन बाद अपोजिशन के साथ मुलाकात होगी। अब तो मज़ीद मुलाकातें होंगी। इस वक्त मैं समझता हूँ MQM तो रब का पत्ता है, ठीक है ना, MQM किधर जाती, और अगर MQM का अनाउंसमेंट हो जाती है अपोजिशन के हक़ में तो फिर क्या होगा? अपोजिशन वाले तो वैसे कह रहे हैं कि हमारे नंबर तो वैसे ही पूरे हैं MQM के अलावा भी। आज देखा आपने वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी बाप पार्टी की उनके सबके साथ, तो उन्होंने कहा जी हम तो चाहते हैं, हमारे नंबर तो पूरे हैं, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि हमारे साथ चले इत्तेहादी, हम तो इस चीज़ को और भी वज़नी बनाना चाहते हैं। असल में मामला ये है। तो मेरा ख्याल है जितना कुछ हुकूमत दे सकती है ना, उससे कहीं ज़्यादा अपोजिशन MQM को दे सकती है। उनके डायनामिक्स डिफरेंट हैं, कराची की पॉलिटिक्स डिफरेंट है, सिंध की पॉलिटिक्स डिफरेंट है। वहाँ पे पीपल्स पार्टी उनको बहुत कुछ दे सकती है, भाई वो सूबा पीपल्स पार्टी के पास है हुकूमत, उनको मिनिस्ट्रीज़ वहाँ पे दे सकती है, बहुत कुछ दे सकती है। तो अगर अपने मफाद को चौधरी परवेज़ इलाही खैर से और लपक के गए और जंप लगाया, और फिर वो खैर से वो अभी तक, एक मैं आपको और ख़बर दे दूँ,
पीटीआई के अंदर बहुत बड़ा धड़ा अनकरीब सुनैर खान साहब के साथ कल या परसों मुलाकात करने भी आ रहा है, या वहीं पे अपना एहतजाज करेगा। कोई 50 के करीब है और वो कहेगा कि सर हम आपके साथ हैं लेकिन परवेज़ इलाही को नहीं, ये कबूल नहीं है। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात कि किस तरीके से, मैं एक बतौर सहाफ़ी मुझे कहना नहीं चाहिए कि मतलब अदम एतमाद आती है, कामयाब होती है, नाकाम होती है, हम खबर देते होते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई यार वो दिन अल्लाह दिखाए कि जब परवेज़ इलाही हुकूमत से भी रह जाए और अपोजिशन से भी रह जाए, ये लालच मार देता है बंदे को, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि परवेज़ इलाही ना इधर के रहेंगे और ना उधर के रहेंगे, ये और इनका बेटा। ये भी स्टोरी इंशाअल्लाह उधार रही, जल्द ही अगली एक आध वीडियो में बताऊंगा कि ये चक्कर क्या है, लालच किसने दिया। ये डैम शैम के बनाने, अभी वसाइल के वो वजीर हैं ना मुने चलाई साहब, तो ये डैम शैम और बड़े मिलियंस के ठेके और पता नहीं क्या क्या, ये भी बड़ा चक्कर है, ये भी बहुत बड़ा स्कैंडल बनेगा। ये किसने लालच दिया और किसने कायल किया, ये भी बहुत बड़ी बात आपको इंशाल्लाह ब्रेक करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फिर आज बाप पार्टी के 5 में से 4 अरकान ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि वो अपोजिशन का साथ देंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, तो इसका मतलब तो हमने वो किया है ना। जुबैदा जलाल ने के अलावा बाकी के 4 ने, खालिद मक्सी साहब ने तो साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और साथ जो है ना मतलब बोले भी सही, और वो अरकान भी साथ बैठे हुए थे चारों। अब फिर से उनको जो है ना उम्मीद है, जैसे कल फवाद चौधरी साहब को नहीं उम्मीद थी कि भाई ये जो शाहजैन भुगटी ने इस्तीफ़ा दिया है और उन्होंने ऐलान भी कर दिया अपोजिशन के साथ, आज वो असम्बली में भी मौजूद थे अपोजिशन के डेस्क पर, तो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कल ये वापस आ जाएंगे और आज वो असम्बली में मौजूद हैं। तो अगर वो आप कह रहे हैं कि बाप वाले वापस आ जाएंगे तो फिर तो अपोजिशन को भी हक है, वो कहेंगे कल चौधरी भी वापस आ जाएगा, तो फिर ये तो इस तरीके से तो है ना। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ, कह रहे हैं जनाब के नून लीग के कुछ MPAs हैं, कोई 5-6 हैं जितने हैं, वो हमारे साथ हैं और वो हमारे साथ देंगे, वो जो पंजाब असम्बली में हैं। तो अब मैं पूछता हूँ कि ये जो आप बड़ी बड़ी भड़कें मार रहे थे, बड़े बड़े आप वली बनने की कोशिश कर रहे थे कि जी ये तो देखें बिक गए हैं, मुनहरिफ हैं, ये आप इस्तीफ़ा दो, बाद में आओ लड़ो, तो अब वो हलाल हो गए लोटे। जो नून लीग वाले तुम्हारी तरफ आए तो वो हलाल हो गए, वो हलाल लोटे हैं, और तुम्हारे वाले उधर जाएं तो ये हराम लोटे हैं। इनका घेराव भी करेंगे, इनके बच्चों से कोई शादियां भी नहीं करेगा, इनकी ये किसी का से ये ताहयात नाअहली भी मांगते हो इनके लिए, और जिनको आप साथ मिला रहे हो 3 हैं 4 हैं, मुझे तो खैर परवेज़ रशीद साहब ने कहा है कि वो बमुश्किल 3 या 4 हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि 6 हैं या 5 हैं, जितने भी हैं चलें, जितने भी हैं, एक भी है मैं कहता हूँ, ठीक हो गया ना, जितने भी हैं, तो वो लोटे हलाल हो गए हैं आपके लिए और ये वाले लोटे हराम हैं आपके लिए। ये बड़ी अजीबोगरीब, ये तो ड्यूल स्टैंडर्ड है, मुनाफिकत है प्योर के। इनके लिए आप सुप्रीम कोर्ट गए हुए हो कि इनको ताहयात नाअहल करो ताकि हमेशा के लिए लोटा करेसी खत्म हो, और उन लोटों से आप भी मिल रहे हो, उस्मान बुज़दार भी मिलते रहे, और आप कहते हैं कि अब वो हमें वोट देंगे। तो उधर लोटा करेसी हलाल है पंजाब में, इधर लोटा करेसी हराम है। यार ये कभी भी असूली नहीं रहे, इनको मैं कभी भी नहीं असूली मानता। ये यूथियों का अलबत्ता जो है ना आंखों पे चर्बी चढ़ी हुई है, उनको उस चर्बी में बड़ा असूल नजर आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप, सुप्रीम कोर्ट में जो रेफरेंस का मुमकिन फैसला क्या हो सकता है? क्या ताहयात नाअहली? देखें मैं आपको बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में 2 फैसले मसलन हो सकते हैं। या तो ये है कि जनाब ये कहा जाए ना कि जी इस तरह से है कि ये वही होगा जो डिसीट होंगे, या कहा जाए कि जी आप सब जुडिस है, लेकिन हम अपनी एक बात कर रहे हैं कि वो पहले जाए जो प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन के बाद हमारी तरफ को आएगा तो हम फैसला करेंगे, ठीक। अच्छा, मैं कहता हूँ कि एक अपोजिशन के लिए वर्स्ट फैसला ये आ सकता है, वर्स्ट फैसला, ठीक है, कि ताहयात नाअहली हो, ठीक। तो आज आपने रमेश कुमार को सुन लिया, रमेश कुमार साहब को, वो कहते हैं मैं ताहयात नाअहल भी हो जाऊं ना, मैं तब भी इमरान खान के खिलाफ वोट दूंगा, मैं तब भी इसके। बासित बुखारी साहब ने तो कहा है कि मैं चैलेंज कर, नदीम मलिक साहब के शो में उन्होंने उस्मान डार साहब को कहा है मैं चैलेंज करता हूं कि अगले सोमवार तक, अगले पीर तक इमरान खान वजीर आजम नहीं होगा। मतलब अगला पीर से मुराद नेक्स्ट वो बात कर रहे थे, ठीक हो गया ना, वो कह रहे थे कि अगले पीर तक इमरान
खान वज़ीर आज़म नहीं होगा और हम इसमें किरदार अदा करेंगे। तो इस तरह के लोग हैं जो कहते हैं कि हम नाअहल भी हो जाएं। अच्छा, अब एक बात है, कह रही है कि बहुत से अरकान वापस भी आ रहे हैं। हाँ, वो अब उन्होंने आज कहा नहीं है, उन्होंने कोई वापस नहीं आ रहा, एक बंदा भी हमारे से आपकी तरफ वापस नहीं आ रहा। जो आपने उनके बच्चों तक को धमकियां दी हैं, जो आपने उनको गधा घोड़ा कहा है, बेशरम कहा है, बेगैरत कहा है, पता नहीं शहबाज गाली ने तो क्या क्या कहा है, मैं अपने चैनल पे दोहराने नहीं चाहता, वो पलीद अल्फाज, ठीक हो गया ना, मैं वो नहीं करना चाहता। आपने इस तरीके से उनकी तजलील की है तो वो वापस आएंगे, वो कहते हैं वापस आएंगे। वो तो वापस को कालों पे आते थे, अब वो वाला कालों वाला ज़माना नहीं रहा, क्योंकि कालों वाले करने वाले आज भी कुछ कर रहे हैं, कंप्लेंट्स हैं, लेकिन वो कालें इतनी इफेक्टिव नहीं रही ना, इतनी बासर और इतनी असर पजीर नहीं रही, इस तरीके से नहीं। अच्छा, अब बात यह है कि अगर बिलफर्ज MKM आ जाती फिर तो छुट्टी हो गई, फिर तो अभी से क्लियर हो गया सारा कुछ, फिर तो खान साहब को पहले रिजाइन कर देना चाहिए अगर MKM आ जाती है। तो अगर MKM नहीं आती और मुनहरिफ का वो लेना पड़ता है और एक फैसला आ जाता है, मैं सारे मफरूज़े कर रहा हूँ, हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ ना, अगर एक फैसला आ जाता है कि जी ता हयात नाअहली होगी इनके लिए, तो फिर वो लोग जिनकी रिज़र्व सीटें हैं 6-7 बंदे तो वो भी हैं, तो वो आ जाएंगे। और रमेश कुमार जैसा बंदा कहे कि मैं चाहता है ताहयात ना, 2-4 ऐसे निकल आए कि वो कहें कि हम ताहयात नाअहल हो जाएं, हम फिर भी आएंगे, तो फिर क्या करेंगे भाई? बात ये है ना कि सुप्रीम कोर्ट अगर कह देती है कि ताहयात नाअहल होगा, लेकिन साथ ये भी कहेगी ना कि वोट डालेगा तो नाअहल होगा ना, वोट डलेगा भी सही और गिनोगे भी सही। एक और बात, बस आखिरी बात ये है इस वीडियो की, कि अगर आप वो वोट भी डालें, वोट गिनने भी पड़ेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर साथ होगा ना फिर तो, ना कि अगर ताहयात नाअहल करती है तो ठीक है, तो वो भी, और फिर भी आ जाते हैं, और फिर भी अगर उनको नहीं गिनता, फिर ये कैसे हो सकता है? लेकिन मैं कहता हूं अगर फिर भी नहीं गिनता स्पीकर, एक और पॉसिबिलिटी कि इन सारों के सारों ने, ये 24 बंदों ने कर दिया रिजाइन, 2 महीने के बाद तो आप खड़े हो खैर से तैयार बजट पेश करने के लिए, तो वो बजट कौन पास करेगा कि जब 30 बंदे रिजाइन कर जाएंगे? भाई ये वो स्टेज आ गई है, वापस नहीं होना। ये कुर्सी एक इतनी ऐसी चीज है ना कि लालच में 1 घंटा भी पहले कोई नहीं छोड़ता, लेकिन अब जो स्टेज आ गई है, इस स्टेज से वापसी नहीं है। आप उसको हफ्ता खींच लो या आप उसको महीना या 2 महीने खींच लो, काम नहीं चलेगा इससे, सवाल ही पैदा नहीं होता। यही सारे के सारे 30 बंदे रिजाइन कर जाएं, फिर क्या कर? रिजाइन तो उनको कोई ना सुप्रीम कोर्ट रोक सकती है ना कोई रोक सकती है ना, रिजाइन तो उनका कितने तक कबूल नहीं होगा, 1 हफ्ता रोक लोगे, 10 दिन रोक लोगे, उन्होंने स्पीकर के चैम्बर में आके रिजाइन करना है, फिर क्या होगा? फिर वो वहां भेज देंगे अपना रिजाइन इलेक्शन कमीशन को। तो अगर ये 30 बंदे रिजाइन कर गए और दोबारा आपने वोट कराए और वो दूसरों की सीट पे टिकट पे जीत के आ गए, तो फिर आप बजट कैसे पास कराओगे? और जो हुकूमत बजट ना पास करा सके फिर क्या होगा? शेख रशीद साहब ने तो कहा है ना, मैंने तो इमरान खान साहब को कहा है असेंबलियां तोड़ दो, मैंने तो इमरजेंसी लगाने का, बड़ा घाक बंदा है वो, बड़ा शातिर आदमी है, उसको पता था ना, कभी वो उसने इमरजेंसी लगाने की कहा है, कभी वो किया है, गवर्नर राज का कहा है। ये कल की बात है कि असद उमर साहब भी मशवरा दे रहे थे कि खान साहब इलेक्शन कॉल कर ही लो, ठीक है ना, अंदर का तो पता है ना सारा कुछ। तो भाई ये जो कौमी यूथ के लोग हैं, और ख़ास तौर पे ये जो मालशिया पालशिया चैनल है एयरवाई जैसा, वो बड़ी इधर उधर की डुबकियां लगा रहा है। वो सिर्फ इस वजह से गुमराह कर रहा है कि उसको पता है कि ये अगर आ गए तो हमने जो टैक्स हड़प किया हुआ है ना मुबैना तौर पे, उसकी हमारी मौत आ जाएगी, उनको अच्छी तरह से पता है। इस वजह से अदरवाइज खुद कौमी यूथ भी कह रही है कि जी खान साहब वही वाली बात नहीं है। मैं आखिर पे एक छोटा सा लतीफ़ा सुना दूं कि वो कोई मिरासियों के बच्चे को लेके जा रहे थे ना कि जी जंग शुरू हो गई है, तो फिर तो उनकी माँ सामने आ गई, तो उसने हाथ बांध दिए, उसने कहा पुत्र ए मिरासियां दा मुंडा है, ठीक है ना, ये तो ढोल शोल वजांदा ते, ये तो मतलब गाना गुणा करता ते, ये इसनू कित्थे लैके जा रहे हो? उन्हें आखा जी अम्मा जी ये थोड़ा पुत्र है तो ये इंशाअल्लाह शहादत दे दर्जे दे उत्ते फायज हो सी। उस आखा पुत्र गल सुनो, ये गल हुण इत्थे मिरासियां दे उत्ते आ गई है ना, तो फिर दुश्मन नाल सुलो कर लवो। वो अभी यूथिए भी ये कहना है कि अगर हुण गल इत्थे परवेज़ इलाही नूं वज़ीर आला बनाण ते आ गई है तो अपनी हुकूमत गिरना इत्थों इस तो बेहतर है, ठीक है ना। ये एक सूरत हाल है। वो कहते हैं अब यूथिए चीख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब अगर परवेज़ इलाही को बनाने की नौबत आ गई है, इससे बेहतर था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिर जाती। और लिख लें, बने को परवेज़ इलाही भी नहीं और बचेंगे खान साहब भी नहीं। ये अभी तक की सूरत हाल ये है। कल जो होगा इंशाअल्लाह आपको हम लम्हा बलम्हा बखबर रखेंगे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।